जेई के अंदर मैथ से अगर कोई टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो है 3D ज्योमेट्री। रीसेंट ईयर्स में मैं जानता हूं कि इसका वेटेज कम हुआ है, बट अभी भी अगर हम 2024 और 25 के बेसिस पे देखें तो अभी भी नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन होल्ड करता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और मैं जानता हूं कि ये टाइम भी आपका कितना प्रीशियस है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष एंड आई वेलकम यू टू द रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज ऑफ 3D ज्योमेट्री। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, बट क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस फॉलोड बाय इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पे ना तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चंस इस साल पूछे गए थे। वैसे ही इसका जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है जो आपने बोर्ड्स के लिए भी यूज करते हो, और इनफैक्ट कुछ सवाल तो वही थे जो आपके एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट थे। फॉलोड बाय इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन से कोई प्योर क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट हाँ इसका एप्लीकेशन हर सवाल में होगा। 3D का कोई भी क्वेश्चन में बिना इक्वेशन ऑफ लाइन के काम नहीं बनेगी। Then we have the concept of image of a point and foot of perpendicular. Again a very important concept. बोर्ड्स में भी ये टॉपिक पे काफी क्वेश्चंस आते हैं और जेई का भी ये फेवरेट टॉपिक बन जाता है अब इस चैप्टर से। Then we have the concept of direction, cosine and direction ratios. इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मीडियम है बेटा, क्योंकि इससे जनरली पूरे शिफ्ट में ना 1 से 2 ही सवाल आते हैं। तो जैसे इस साल 2025 के अंदर 19 क्वेश्चंस थे, तो उस 19 क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन आया था डायरेक्शन कोसाइन के फंडे के ऊपर। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इस पे भी एक आध सवाल पूछ लेता है, इसीलिए इसका भी इंपॉर्टेंस रहा है लेकिन लो है। एंड फाइनली एक चीज जिस पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करनी है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन और द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स, बिकॉज प्लेन सिलेबस से हट चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे आता है बच्चों पहला क्वेश्चन। अ लाइन AB इन 3 डायमेंशनल स्पेस मेक्स 45 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज विद द पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। लाइन x और y के साथ अलग अलग एंगल्स बना रहा है, और अगर वो पॉजिटिव z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो भाई हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आप जानते हो कि अगर एक लाइन स्पेस में तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, लेट्स से अल्फा बीटा गामा, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है बेटा? अपन ने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में ये जो चीज है ये अल्फा है, ये जो चीज है ये बीटा है, और ये जो चीज है ये गामा के जगह पे। तो अब इसी को पुट करते हैं तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 120 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहां से बेटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर 1/2 होगा, राइट में भेज देंगे तो 1 - 1/2। कॉस 60 होता है माइनस कॉस 120 होता है माइनस कॉस 60, वो बन जाएगा -√3 उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो यहां से बेटा एलसीएम लेंगे तो ये 1/4 निकल कर आएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1/4 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनती है? +-1/2। तो क्या यहाँ पे 2 आंसर्स पॉसिबल है? नहीं। क्वेश्चन ने कहा था कि ये पॉजिटिव z एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल का कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां से बेटा अपन को क्या पता चलेगा? यहां से पता चलेगा कि cos थीटा की वैल्यू क्या लेनी है अपने को? 1/2 लेनी है। और cos थीटा की वैल्यू अगर 1/2 लेनी है तो फिर थीटा को कितना होना पड़ेगा? थीटा को होना पड़ेगा π/3 या 60 डिग्रीज, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। मजा आया? इसी फंडे के ऊपर 2025 का क्वेश्चन देखना है, ये वाला है। Each of the angles beta and alpha that a given line makes with y and z axis. बीटा बना रहा है y के साथ, गामा बना रहा है z के साथ respectively, and these angles are half of the angles that the line makes with the positive x axis. मान लो बेटा पॉजिटिव x axis के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल है अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा और गामा दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों जो है α/2 के बराबर है। फिर हमें क्या करना है? हमें बीटा के सारे पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना। तो बेटा बीटा एक वैल्यू निकालनी है, तो एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब आप जरा सोचो, अल्फा बीटा गामा को इन्वॉल्व करते हुए कौन सी इक्वेशन बनेगी? एक ही इक्वेशन पॉसिबल है जो डायरेक्शन कोसाइंस वाली है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? यहां पर हम इक्वेशन लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। फिर बेटा यहां पे क्या करूंगा मैं? यहां पे अभी फिलहाल 3 वेरिएबल्स है, इक्वेशन एक है, तो मैं यहां पे एक इक्वेशन एक वेरिएबल के हिसाब से चलना प्रेफर करूंगा। तो मैं बीटा और गामा दोनों को अल्फा में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है? तो मैं बीटा की जगह पे रख देता हूं α/2, और मैं गामा की जगह पे भी रख देता हूं α/2। ओके, तो ये कितना बन गया?
यहाँ तो है कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और बेटा वो जो राइट साइड से 1 है ना उसको लेफ्ट में ले आओ तो ये -1 हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया तो क्या आपको कोई आइडेंटिटी हिट कर रही है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो होता है कॉस 2 थीटा, तो ये जो थीटा के जगह पे अल्फा बाई 2 है ये इसका डबल हो जाएगा और ये कॉस 2 थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 2 थीटा जो कि कॉस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये सम आया तो कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा कॉस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा मैथ्स में दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या जानते हैं अपन कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि या तो कॉस थीटा की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा या फिर कॉस थीटा की वैल्यू को -1 होना पड़ेगा। तो यहाँ से बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/2 आ गई, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3π/, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा -1, तो ये हो जाएगा पाई, और अगर ये पाई हो जाएगा तो ये किसकी वैल्यू लिखी है मैंने? ये मैंने वैल्यू लिखी है, एक मिनट बेटा, इस थीटा को ना, ये थीटा जो है ये कौन है भाई? ये अल्फा है, तो ये है हमारा अल्फा, ठीक है, ये भी हमारा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू इतनी है, तो यहां से बेटा बीटा कितना होगा? बीटा जो है वो अल्फा का आधा है, तो बीटा की वैल्यू हो गई π/4 और बीटा इज इक्वल टू π/2। और क्वेश्चन में क्योंकि सम पूछा था तो सम हो जाएगा π/2 प्लस π/4, एलसीएम लोगे तो 4 का एलसीएम होगा, ऊपर 2π प्लस पाई बनेगा 3π, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था 2025 का क्वेश्चन, समझ आया? तो डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट बहुत इजी होगा, एक ही आइडेंटिटी है, उसी को लगाना है, काम बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब ये एक लाइन की इक्वेशन है और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। जैसे ये लाइन हुई बेटा, है ना, तो एक लाइन के साथ दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियो होता है उनका प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट वाला फंडा होता है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो हम कहीं ना कहीं वो लगाना प्रेफर करेंगे। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपको जो फिलहाल लाइंस की इक्वेशन दी गई है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? एक्स वाई जेड जो होता है वो न्यूमरेटर का पहला टर्म होता है और उसका कोफिशिएंट होता है +1। तो यहां देखोगे अगर तो न्यूमरेटर में है x और उसका कोफिशिएंट है 1, तो यहां कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे देखोगे y, तो y का कोफिशिएंट है -1, उसे +1 बनाना है, तो ऊपर नीचे अपन -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा y -2 डिवाइडेड बाई -5, और इसी तरीके से यहां भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z -1/1। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं बेटा। सेकेंड इक्वेशन में पहले के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ये x/1 रहेगा। यहां पे क्या करेंगे? y को 1 बनाना है, y के कोफिशिएंट को, तो अपन ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा y + हाफ डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा इक्वल टू, और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z -1/3। इसी के साथ लाइंस हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अब अपन क्या कर सकते हैं? इनके डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये वाला लॉजिक a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1, इन दोनों को करेंगे तो -5 इंटू 2 लैम्डा, और इन दोनों को करेंगे तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। आइए अब लैम्डा वाले टर्म्स को देखते हैं। यहाँ पे 5 लैम्डा है, यहाँ -10 लैम्डा है, तो यहाँ बन जाएगा -5 लैम्डा। यहाँ पे 2 इंटू 1 2 होगा और यहाँ 3 है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या दिख रहा है आप सबको? लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। इस तरीके से डील करेंगे अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस के क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा ट्रिकी है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। क्या लिखा है यहाँ पे? लेट द लाइन L पास थ्रू 1,1,1। तो एक लाइन है जो 1,1,1 से पास कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग लाइंस को। तो फिर इसमें से कौन सा पॉइंट लाइन L को इंटरसेक्ट कर रहा है? तो मान लीजिए बेटा कि यहाँ पर
ये हमारी लाइन थी, ये हमारी थी लाइन एल, ओके। ये कौन थी? ये हमारी थी लाइन एल, ओके। और क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये एक लाइन है, इस भाई साहब को हम L1 बोल देते हैं, और ये मान लीजिए ये L1 है, ओके, L1, और ये L1 यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, और ये मान लीजिए जो दिख रहा है ये हमारा L2 है, ऐसे, ओके। ये हमारा L2 है, और L2 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को मान लेते Q, और हमारी जो ये लाइन ऑलरेडी थी इसके ऊपर भी एक पॉइंट है R जो कि क्वेश्चन ने दे रखा है, इसको हम R मान लेते हैं। तो ये हो गया 1,1,1। तो अब हमें पूछा गया है कि दिए हुए गए ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट है जो लाइन L के ऊपर लाई करेगा। तो बेटा इसके लिए लाइन L की इक्वेशन चाहिए होगी, तभी ना हम बता पाएंगे कि भाई कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो अगर हम लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं और लाइन के ऊपर का एक पॉइंट और है, तो मुझे लाइन के ऊपर का या तो दूसरा पॉइंट मिल जाए या कहीं से लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए। तो करेंगे कैसे? क्या ये डायग्राम से आपको दिख रहा है कि P, Q, R तीनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं सेम ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं? तो आइए सबसे पहले हम पॉइंट P के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पॉइंट P लिखना चाहेंगे हम। अब पॉइंट P कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं? सोचे अगर, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट के लिए ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख लेते, मान लेते हैं लैम्डा, और लाइन की इक्वेशन से हमें लाइन के ऊपर का पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में लिखना आता है। तो हम उस लॉजिक को यूज करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से बेटा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से हम क्या करना चाहेंगे, इसी तरीके से हम इस लाइन के ऊपर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिखना चाहेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ी देर के लिए न्यू मानकर हम Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा न्यू प्लस 3 कॉमा 2 न्यू प्लस 4 कॉमा न्यू। तो यहाँ से बेटा हमारा पॉइंट Q भी निकल कर आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट P आ गया, पॉइंट Q आ गया, और पॉइंट R भी है हमारे पास। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस P, Q, R लाई ऑन लाइन L, तीनों पॉइंट्स क्योंकि कोलिनियर है, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो, जिसको मैं शॉर्ट में DR लिख रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR, ठीक है। अब अगर बेटा मेरे पास 2 पॉइंट है, अच्छा इनफैक्ट इक्वल भी नहीं कहेंगे, प्रोपोर्शनल कहेंगे, ठीक है। इक्वल नहीं होंगे, प्रोपोर्शनल लिखेंगे। प्रोपोर्शनल करेंगे तो फिर आ जाइए एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं DR का, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, और एक काम करते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये PR कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसे PR कर देते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? P पॉइंट तो ऑलरेडी वेरिएबल के टर्म्स में, R में कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका DR लिखने में हमें मेहनत कम लगेगी, इसीलिए। तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा, पहले PR का लिख रहा हूं, ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 2, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा। अब QR का लिखेंगे, ठीक है। Q पॉइंट इधर है, इसमें से 1 माइनस करना है सबसे, तो ये बन जाएगा न्यू प्लस 2, फिर 2 न्यू प्लस 3, और ये हो जाएगा न्यू माइनस 1, ठीक है। सबसे मैंने 1 माइनस कर दिया, बन गया बेटा बात। अब यहां से 2 अननोन्स है, 2 अननोन्स है तो 2 इक्वेशन बनाने का टारगेट रखेंगे। 2 इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन देखो जरा क्या स्मार्टली किसी तरीके से काम निकाला जा सकता है। अगर आप पहले एक्सप्रेशन को तीसरे एक्सप्रेशन के साथ मैच करते हो तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा उधर। आइए देखते हैं कैसे। मैं कह रहा हूं कि यहां पर इसके साथ अगर हम कंबाइन करने जाते हैं तो यहां है हमारे पास 2 लैम्डा बाई न्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई न्यू माइनस 1। क्या आपको दिख रहा है बेटा वहां पे कि ये जो है इसको कैंसिल करेगा और यहां आएगा 2, और जब वो 2 आएगा तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये बन जाएगा न्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 न्यू प्लस 4, और इसी के साथ 4 को यहां भेजोगे तो ये न्यू की वैल्यू कितनी आ गई? न्यू की वैल्यू आ गई -5, और जब न्यू की वैल्यू -5 आ गई बच्चों, तो कहीं ना कहीं पॉइंट Q अब हम लिखने के पोजीशन पे आ गए हैं। पॉइंट Q हम लिखने के पोजीशन पे आ गए हैं। क्या हो जाएगा पॉइंट Q? यहां अगर आप -5 पुट करते हो तो ये बन जाएगा -5 + 3 जो कि -2 हो गया,
फिर -10 + 4 जो कि -6 हो गया, कॉमा -5। तो ये किसकी कोऑर्डिनेट्स हो गए? ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और जब ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए तो हम यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, लाइन L की। तो x - 1 = y - 1 = z - 1। तो जो x1 y1 z1 होता है ना न्यूमरेटर में, वो मैंने 1 1 1 रख दिया। अब डिनोमिनेटर में मुझे लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखना है। क्योंकि मेरे पास Q पॉइंट है और मेरे पास R पॉइंट भी है, तो मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके dr लिख सकता हूं। आइए, 1 - 2 करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। 1 - 6 करेंगे तो 1 + 6 7 हो जाएगा। एंड 1 - 5 करेंगे तो 1 + 5 6 हो जाएगा। तो बेटा इसी के साथ लाइन की इक्वेशन आ गई। और अब लाइन की इक्वेशन आ गई तो आपको यहाँ के पॉइंट्स लाइन में पुट करके देखने हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे करोगे? मान लो मैं पहले ऑप्शन से दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन अगर रखेंगे तो आपने x की जगह 4 रखा, 4 - 1 3, 3/3 हो गया 1। y की जगह 22 रखा, 22 - 1 जो था वो हो गया 21, 21/7 हो गया 3। इधर 1 आया था, इधर 3 इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। और जब आप चेक करेंगे तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। 7 रखेंगे तो 7 - 1 हो गया 6, 6/3 हो गया 2। 15 रखेंगे तो 15 - 1 14/7 वो भी 2। एंड 13 रखेंगे तो 13 - 1 12/6 वो भी 2। तो सारी के सारे वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आया? मजा आया ये क्वेश्चन देखकर? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दीज एंड दीज बी ए। तो मतलब ये बच्चों एक लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसको फिलहाल मैं बोल देता हूं L1। उसके बाद ये एक दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स कॉल इट L2। एंड ये एक तीसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स कॉल इट L3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन तीनों लाइंस से एक ट्रायंगल बनेगा। तो अगर एक डायग्राम ड्रॉ करने जाए तो शायद डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, जहां पर मान लीजिए मैंने लाइन 3 ड्रॉ कर ली, फिर मैंने लाइन 1 ड्रॉ कर ली और मैंने फिर लाइन 2 भी ड्रॉ कर ली, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका लाइन 2 हो गया, ये आपका लाइन 1 हो गया और ये आपका लाइन 3 हो गया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये तीनों कहीं कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए पॉइंट P, ये एक पॉइंट हो गया पॉइंट Q और ये एक पॉइंट हो गया पॉइंट R। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसी ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। तो आई थिंक लॉजिक बहुत आसानी से लोगों को दिख गया होगा। स्टेप नंबर 1 यहां पे क्या होगा? फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब यहां पे P, Q एंड R पहला स्टेप आपका होना चाहिए पॉइंट्स निकाल लेने का। जब पॉइंट्स निकल जाएगा फिर उसके बाद आप निकाल सकते हो आसानी से एरिया। राइट स्टूडेंट्स? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। थोड़ा मोरा जो आइडिया है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन में लाइन 1 की इक्वेशन दी हुई थी, तो हमने लाइन 1 के ऊपर का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा था इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। लाइन 2 के ऊपर भी पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट लिखा था इन टर्म्स ऑफ अनदर पैरामीटर न्यू। वैसा ही कुछ यहाँ भी करेंगे। लाइन 1 की जो इक्वेशन आप देख रहे हो, लाइन 1 के ऊपर जो पॉइंट है, लाइन 1 के ऊपर जो पॉइंट है उसको हम एक पैरामीटर के टर्म्स में लिखते हैं। मान लो मैं यहाँ पे पैरामीटर ले लेता हूँ, लेट्स टेक T1, यहाँ पे हम T2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग T3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा T1 - 2, T1 + 1 एंड T1। ये हो गया लाइन 1 के ऊपर। फिर आ जाइए लाइन 2 पे लिखिए। लाइन 2 के लिए लिखेंगे अगर तो यहां से लिखना पड़ेगा। मान लो ये सब इक्वल टू T2 हो रखा है, तो वो आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ T2 + 3 - T2, T2 + 1। देन वी हैव लाइन 3। लाइन 3 का हो जाएगा बच्चों, इसको इक्वल टू T3 मान लीजिएगा, दैट विल गिव यू -3 टाइम्स ऑफ T3, 3 टाइम्स ऑफ T3 + 3, T3 + 2।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, हमने लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 इन तीनों के ऊपर के पॉइंट्स को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। अब हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन देखेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन देखेंगे, तो इसके इंटरसेक्शन से हमें क्या दिख रहा है डायग्राम पे P, तो इसके इंटरसेक्शन से हमें मिलेगा P मिलेगा। ठीक है, अब ये P कैसे निकाला जाता है, चलिए उस पे बात करते हैं। तो P निकालने के लिए, P निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लॉजिक क्या है बेटा, लॉजिक ये है कि फिलहाल मैंने लाइन 1 के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो ये कोऑर्डिनेट फॉलो करेगा, लाइन 2 के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वे ये कोऑर्डिनेट फॉलो करेगा, और मैं निकालना चाहता हूं वो पॉइंट जो कि लाइन 1 के ऊपर भी है और लाइन 2 के ऊपर भी है। तो मतलब शायद कोई ऐसा T1 और T2 का वैल्यू होगा जिसके कारण इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम हो, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट भी सेम हो और इन दोनों का z कोऑर्डिनेट भी सेम हो। जिस वैल्यू के लिए, जिस T1 और T2 वैल्यू के लिए ये दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। करेक्ट। तो अब आइए इसी को इक्वेट करते हैं। इक्वेट करेंगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा, T1 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ T2 प्लस 3, 5 टाइम्स ऑफ T2 प्लस 3, फिर T1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस T2 एंड T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 1। सो अब आपको सॉल्व करना है। ज्यादा आसान कौन से दिख रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करना ज्यादा आसान दिख रहा है। करेक्ट बेटा। तो यहां से क्या करते हैं, यहां से इस वैल्यू को T1 को यहां पुट करते हैं, T1 की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा T2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस T2। सॉल्व करें अगर तो ये बन गया 2T2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहां से T2 की वैल्यू हो गई -1, और अगर T2 की वैल्यू हो गई -1, इस T2 को वहां पुट करेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये जो T2 और T1 आया है हमने इन दोनों को सॉल्व करके निकाला है। कभी कभी शायद ये तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपको एक बार पुट करके चेक कर लेना चाहिए कि आखिर ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम T2 की वैल्यू रखें -1 तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ -1 दैट्स -5, -5 प्लस 3 विल गिव यू -2। T1 को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी -2 हो रहा है, तो -2 हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये इन्हें सेटिस्फाई नहीं करता तब क्या करते, तो फिर आप ये कहोगे कि फिर ऐसा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। बिकॉज बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स इन द प्लेन, तो हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट हो जिनका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सेम हो लेकिन x कोऑर्डिनेट सेम ना हो। तो जैसे ही हमें T1 और T2 मिल गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। आप T1 के जगह 0 पुट कर दो, यहाँ T1 के जगह 0 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा -2, 1, 0। तो इस तरीके से बच्चों P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिया। वैसे ही हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि L2 और L3 के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, L2 और L3 के इंटरसेक्शन से हमें मिल जाएगा पॉइंट Q, इसके इंटरसेक्शन से मिलेगा पॉइंट Q। और अब थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए बच्चों मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को लिख देता हूँ। मेथड तो आप लोग को बता दिया कि पॉइंट P कैसे निकाला है, उसी प्रोसेस को फॉलो करके Q को कैलकुलेट करना होगा और उसी को फॉलो करके R को कैलकुलेट करना होगा। तो आपका P पॉइंट हो जाएगा लाइन 2 और लाइन 3 देख रहे हैं हम लोग, तो दैट विल गिव यू 3, 0, 1, और जो R पॉइंट होगा दैट विल बी 0, 3, 2। तो इस तरीके से P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट आपको दे दिया गया। अब जरा आओ, P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट अगर हमारे पास आ गया तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, आप वो सोच रहे होंगे। तो बेटा मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा वेक्टर पे चले जाने का। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। करेक्ट, वो एप्लीकेशन होता था। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर हम दो वेक्टर बना लेते हैं। लेट से हमने बना लिया एक PQ वेक्टर बना लो, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स लेने होते हैं, तो PQ वेक्टर क्रॉस
पी आर वेक्टर। ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, याद होगा आप लोग को, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड पैरेललोग्राम का एरिया देता था और उसका आधा कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया देता था। तो अब हमारे लिए हाफ बाहर है, पहले हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा। वेक्टर निकालेंगे तो आई जे के रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा एक मिनट, पी क्यू वेक्टर लिखना पड़ेगा पहले, जगह की कमी होगी। एक काम करते हैं, पी क्यू वेक्टर यहां लिख लेता हूं मैं। आइए, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस ऑफ -2 दैट इज 5, तो 5 माइनस 1 1, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और कौन सा लिखना है हमें, पी आर लिखना है, तो पी आर लिख लेते हैं 2 2 2, आसान हो गया ये तो। पी आर हो गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब कैलकुलेट कर लेते हैं पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर। तो यहां पे हम रखेंगे 5 माइनस 1 1 2 2 2, तो ये हो जाएगा -2 दैट विल गिव यू -4 आई कैप। यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8 -8 जे कैप, और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 2 दैट विल गिव यू 12 के कैप। और अब इसी का मॉड निकाल लेते हैं, पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 64, यहाँ पे हो गया आपका ये 64 हो गया, रुक जाइए, 16 प्लस 64 प्लस 144, तो 64 प्लस 16 इज 80। 80 अगर हम ऐड करेंगे 144 पे तो ये बन जाएगा 224। 224 को जरा फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं ना, कितना निकाल पाएंगे, 4 तो निकल जाएगा, 4 निकलेगा तो ये बनेगा 56। 56 में अगर देखें तो शायद एक और 4 निकल जाएगा फिर, है ना, ये आ जाएगा 14। तो 2 4 निकलेगा, तो दिस इज 4 स्क्वायर इंटू 14, जो कि बन जाएगा बच्चों 4 रूट 14। ठीक है, 4 रूट 14, और 4 रूट 14 बन गया। तो अब हम एरिया लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 रूट 14, तो ये बन गया 2 रूट 14। दिस इज द एरिया, बट इसको हमने क्वेश्चन में ए बोला था, क्वेश्चन ने इसे ए बोला था, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे, अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 14 से रूट हट जाएगा, एंड दैट विल गिव यू 56 एज द आंसर। समझ आया, मज़ेदार क्वेश्चन था राइट, थोड़ा लेंदी भी था। तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पर प्रोसेस बहुत ऑब्वियस था, जिस बच्चे ने भी डायग्राम बनाया होगा उससे दिख गया होगा कि तीनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट से फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। बट इफ़ यू हैव रियलाइज कि ये थोड़ा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है तो आप इसको बाद के लिए कर सकते हो अपने जेई के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला जो टॉपिक है विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मैं इसी साल की बात करूं तो 2025 के पेपर में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इस कॉन्सेप्ट पे एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ऑफ अ पॉइंट इस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पे ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लीज़ उस इंपॉर्टेंस को समझिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बच्चों दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन को देखिए, यहाँ पर येलो कलर की एक लाइन है और ये जो वेक्टर देख रहे हो वो इस येलो वाले का डायरेक्शन वेक्टर है, और देन वी हैव अ ब्लू कलर लाइन, और वो ब्लू कलर वाली लाइन के पैरेलल में जो वेक्टर है वो ये वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी का निकालना है वैल्यू। तो आइए जरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट इन द सेंस मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा। तो लेट्स से हमने इनको लाइन 1 और लाइन 2 बोल दिया। ये एक गिवन पॉइंट होता है, ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइन 1 के ऊपर जो है जो पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर को मैं A1 वेक्टर बोल देता हूँ, और लाइन 2 के ऊपर जो पॉइंट होगा
इसको मैं A2 वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर क्या है, ये लाइन 1 और लाइन 2 के ऊपर जो पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और ये जो पैरेलल वाले वेक्टर्स है इनको भी नाम दे देते हैं, इसे B1 वेक्टर बोल देते हैं और इसे B2 वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बेटा कुछ इस तरीके का होगा। एक ऐसी लाइन इमेजिन करो जो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, और वो सबसे छोटी लाइन होगी। ठीक है, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हो जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, ये यहां पे हो जाएगा A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर ब्रैकेट्स के अंदर डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। ठीक है, अच्छा प्लीज अंडरस्टैंड, डिनोमिनेटर में तो हम क्रॉस का मॉड ले ही रहे हैं, न्यूमरेटर में हम एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। जेई के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये थोड़ा उस लॉजिक के जैसा भी आपको दिख रहा होगा। तो आपको एक तरीके से मॉड बेटा ऊपर भी लेना होता है। ठीक है, या ये कह लीजिए हम पूरे पे मॉड लगा देते हैं, पूरे पे मॉड लगा देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है लाइन 1 के पैरेलल में एक वेक्टर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम फिलहाल इस क्वेश्चन के जो लेटर्स होंगे उन लेटर्स को हम इसके साथ थोड़ा सा मैच करने के लिए चेंज भी कर देंगे। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2025 का क्वेश्चन है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लग कर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। इनफैक्ट आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाइन 1 बोला है पैरेलल टू ए वेक्टर, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसको B1 वेक्टर बना देता हूं। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट से हम पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम A1 वेक्टर बोल देंगे। फिर लाइन 2 जो है पैरेलल है इसके, तो इसको हम B2 बना देते हैं एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो इसको हम लोग बच्चों इसको हम लोग A2 बना देते हैं। ठीक है, A2 वेक्टर। अब आई थिंक ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए, हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, तो I J K, I का क्या हो जाएगा -3 2 4 -3 2 4, फिर हमारे पास है इधर 2 1 3, यहां पे करेंगे तो 6 -4 हो जाएगा 2 I कैप, फिर यहाँ पे -3 -9 -8 दैट्स -17, तो बन जाएगा +17 J कैप, एंड देन वी हैव -3 -4 दैट विल गिव यू -7 K कैप। जल्दी जल्दी में कोई सिली मिस्टेक तो नहीं किया हूं, लुक्स फाइन। अब इनका ले लेते हैं मॉड। क्या करते हैं, इनका मॉड ले लेते हैं। मॉड लेंगे तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 4 प्लस 17 का स्क्वायर इज 289, 7 का स्क्वायर इज 49। तो अब इसमें हम अगर ऐड करेंगे तो 289, पहले एक काम करते 4 ऐड कर देते तो 293 हो जाएगा, 342 हो गया ये। ठीक है, देख लेंगे रूट से क्या निकलता है नहीं निकलता है। A2 माइनस A1 भी लिख लेते हैं, A2 माइनस A1 वेक्टर भी लिख लेते हैं। तो अब A1 वेक्टर बेटा ये पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर होगा और ये इसका होगा। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बनेगा 5 - 7, तो वो हो जाएगा -2 I कैप, 3 - 6 -3 J कैप, एंड 4 - 2 विल गिव यू 2 K कैप। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हो तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए होता है, न्यूमरेटर में आप कहीं ना कहीं इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हो, है ना। तो ये जो वेक्टर हमने लिखा और ये जो लिखा, अब हमें इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो मुझे लगता है यहीं पे हम कर लेंगे, थोड़ा सा जगह एडजस्ट कर ले तो आइए। अगर हम न्यूमरेटर की ही बात करें, न्यूमरेटर की बात करें तो ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर में तो √342 होगा। आइए न्यूमरेटर में वैल्यू रखते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 को -2 से करेंगे तो ऊपर -4 हो जाएगा, 17 को -3 से करेंगे तो -51 हो जाएगा, और -7 को +2 से करेंगे तो -14 हो जाएगा। ये भी हम मॉड के अंदर डाल देते हैं।
तो ये बन जाएगा बच्चों कितना, ये हो गया आपका 6, सारे माइनस है तो माइनस को इग्नोर करो, 65 + 4 हो गया 69। तो ऊपर आ गया कितना 69 और नीचे है 342। 342 को जरा देखते हैं किससे जाएगा, तो देख सकते हैं कि 3 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है, तो ये बन जाएगा 3, फिर ये आगे 114, 114 फिर से 3 से जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 38। एक मिनट, 114, 3 कॉमन लेंगे, हाँ 38, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऊपर 69 और नीचे हो जाएगा 3√38। ऊपर नीचे से 3 को कैंसिल करेंगे तो ये बन जा रहा है 23/√38। दिस बिकम्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ अपने को सारे डिटेल्स दिए हुए थे, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था। बहुत रेयरली पूरे जेईई के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पर हम सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं और हमारा काम बन जाता है। ये उनमें से एक था, ठीक है। सो अब आ गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है 1/√6, p की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए, p निकाल लेते हैं। p निकाल लेते तो आइए, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में हमने फॉर्मूला देख ही लिया था, है ना, ये वाला। तो एक काम करते हैं, a1 a2 b1 b2 पहले लाइंस की इक्वेशन से लिख लेते हैं। तो यहां पर a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा ये, वहां से निकलेगा -1, 0, 0 और a2 हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा p, 2, 1 और हमें a2 - a1 चाहिए होता है, तो a2 - a1 लिख लेते हैं, p + 1, 2, 1, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, अगला क्या उठाते हैं हम लोग, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। चलिए इसे लिख लेते हैं। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, ijk करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3, 4, 5 और यहां से आ जाएगा 2, 3, 4। कैलकुलेट करेंगे तो 16 - 15 हो जाएगा i कैप, 12 - 10 हो जाएगा -2j कैप और यहां पे हो जा रहा है +k कैप। इसका मॉड भी निकाल लेते हैं, तो b1 क्रॉस b2 का मॉड हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों √6 एंड a2 - a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए ये और ये दिख रहा है, तो हमारा बन जाएगा ये p + 1 -4 + 1, तो ये हो गया कितना, ये हो गया p - 2, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया था 1/√6। न्यूमरेटर में बच्चों में a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू रखेंगे मॉड के अंदर, तो हो जाएगा मॉड ऑफ p - 2। नीचे आ जाएगा हमारे पास इसका मॉड हमारा कितना आया है, वो आया है √6। तो यहाँ तो √6 ये कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आया p - 2 का मॉड इक्वल टू 1। यहाँ से दो केसेस आएंगे, एक p - 2 = 1, मॉड ओपन करेंगे, p - 2 = -1, तो p की वैल्यू हो गई 3 और यहाँ से p की वैल्यू हो गई 1। p की वैल्यू 1 और 3 हो गई। क्वेश्चन ने p की वैल्यूज को ही a और b बोला हुआ था, जहाँ पे उसने कहा था a < b। तो इसका मतलब है अगर मुझे वैल्यूज असाइन करने हुए तो ये वैल्यू b की हो जाएगी और ये वाली वैल्यू a की हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम एलिप्स क्या बन जाएगा फिर, तो एलिप्स बन जाएगा हमारा x² / a² मतलब 1 स्क्वायर प्लस y² / b² मतलब 3 स्क्वायर = 1। ये हमारा एक वर्टिकल एलिप्स हो गया। तो इसका लेंथ ऑफ LR का फॉर्मूला क्या होता है, 2a² / b। So 2 × 1/3 that is 2/3 and this becomes the answer of the question। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज 5/√6, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज।
अब आपको लग रहा होगा ये भी तो पिछले वाले के जैसा ही है। हाँ, मानता हूं मैं, जैसा ही है, लॉजिक सेम ही लगेगा। यहाँ पे भी आप इसे इक्वेट करोगे, जैसे P निकाले थे वैसे यहाँ भी इक्वेट करोगे और आप अल्फा निकालोगे। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे अल्फा है कहाँ? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में मतलब वो जो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो वहाँ पे आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ पे। बट आइए साथ मिलकर करते हैं, ठीक है? तो लॉजिक इज सेम बच्चों। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि A1 वेक्टर क्या हो जाएगा और A2 वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो इधर 1 2 3 दिख रहा है और अगले वाले में 0 0 5 दिख रहा है, ठीक है? सो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया -1 -2 2। ओके, अब आइए जरा B1 क्रॉस B2 की बात करते हैं। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर I J K, तो यहाँ हो गया 2 3 4 और यहाँ हो गया 1 अल्फा 1। कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4 अल्फा I कैप, फिर हो जाएगा 2 माइनस 4 तो हो गया 2 J कैप, और लास्ट में आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 3 K कैप, ठीक है? ये हमने वेक्टर लिख लिया। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? इसका मॉड हो जाएगा रूट अंडर इसी के स्क्वायर्स, तो 3 माइनस 4 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है? थोड़ा सा इसे बच्चों मेरे हिसाब से यहीं सिंप्लीफाई कर लेने में फ़ायदा है। आइए, तो यहाँ से एक 16 अल्फा स्क्वायर आएगा और यहाँ से 4 अल्फा स्क्वायर आएगा, तो वो बन जाएगा 20 अल्फा स्क्वायर, ठीक है? फिर अल्फा वाला टर्म पकड़ो, यहाँ से -2ab, यहाँ से -2ab, तो यहाँ से आएगा 12 24 और यहाँ से आएगा 12, तो वो बन जाएगा -36 अल्फा। फिर यहाँ पे है बच्चों 9 कांस्टेंट में, यहाँ भी है 9, तो 9 + 9 18 और यहाँ 2 स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया 22। तो ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड है। मैं बार बार ये मॉड भूल जा रहा हूँ, ठीक है? एंड नाउ लगाते हैं फंडा, फॉर्मूला लगाते हैं अब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? वो देखो 5/√6 दिया हुआ है, तो 5/√6 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर मॉड के अंदर इनका और उसका डॉट आएगा, ठीक है? इसका और उनका क्या होगा? डॉट आएगा। चलो लिख ही लेते हैं हाथों हाथ। -1 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या देगा? -3 + 4 अल्फा। -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -4 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4 अल्फा माइनस 6। 4 अल्फा माइनस 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट अंडर ये जो हमने लिखा था 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा प्लस 22। अब बच्चों आता है सिंप्लीफिकेशन। देखिए मैं इस सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या रिकमेंड करूंगा, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ का रूट हटेगा, ये 5 का 25 बन जाएगा और ये जो भी है ये मॉड हट जाएगा, इस पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 25, यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा प्लस 22 इक्वल टू, इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 ब्रैकेट में यहाँ 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा हो जाएगा 8 अल्फा माइनस 3 माइनस 4 हो गया -7 -7 माइनस 6 हो गया -13 होल स्क्वायर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है अल्फा के टर्म्स में, कैसे होगा? तो देखिए यहाँ है 500 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे कितना अल्फा स्क्वायर आएगा? तो यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अल्फा स्क्वायर आएगा ब्रैकेट के अंदर और फिर वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। 64 इंटू 6 करना है, 64 को ब्रेक कर देते हैं 60 और 4 में, तो 60 इंटू 6 360 हो जाएगा, 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, 360 प्लस 24 384 हो जाएगा। तो 500 इधर 384 उधर माइनस करेंगे तो 116 अल्फा स्क्वायर आएगा। अब अल्फा वाले टर्म पे आते हैं, 25 इंटू 36 करना है, 36 इंटू 25 ज़्यादा आसान है,
तो 36 इंटू 25 में 25 को ब्रेक करेंगे 20 और 5 में, 36 इंटू 20 हो जाएगा 720, 36 इंटू 5 180, 720 प्लस 180 हो गया 900। तो यहाँ पे है -900, ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूँ -900। यहाँ पे -2ab करो, तो -2ab करेंगे तो 13 इंटू 8 कितना होता है, वो होता है 104। 104 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 208। अब 208 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 208 को 200 और 8 में ब्रेक कर दो, तो 200 इंटू 6 हो गया 1200 और 8 इंटू 6 हो गया 48, तो दैट्स 1248। तो वहाँ पे -1248 आ रहा था, इधर आएगा तो +1248 हो जाएगा। 1248 में से 900 को घटाएंगे तो 348 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों +348 अल्फा। और अब आप सोच रहे होगे कि कांस्टेंट क्या होगा। बेटा कांस्टेंट कुछ भी हो, आई डोंट केयर। यू नो व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन ने हमसे पूछा था सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम। क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। मान लो यहां से निकला अल्फा 1 और अल्फा 2, उन्हीं का सम पूछा था। तो क्योंकि हमें उन्हीं का सम पूछा था, तो हम यहाँ पे लॉजिक दे सकते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, -b/a, तो -348/a। और देखो 116 348 को परफेक्टली डिवाइड करता है और इस तरीके से आता है -3, जो कि आपका इस क्वेश्चन का था आंसर। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप देखोगे तो पिछले तीनों क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन में मैंने सबसे कम टाइम लिया, जबकि सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे था। द रीज़न इज पहले 2 क्वेश्चंस पे मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डिटेल रखा था, यहाँ पे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन था लास्ट स्लाइड के जैसा, लास्ट क्वेश्चन के जैसा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस रखा, डिस्कशन इतना ज़्यादा नहीं रखा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड ऑल्सो यू रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि कहीं पे वो या तो आपको सारी चीज़ दे देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेंगे, या फिर वो कहीं पे लाइन की इक्वेशन में एक अननोन छोड़ देंगे और आपको फॉर्मूला लगा कि वो अननोन निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। अब अगर हम इसकी बात करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट वाला जो लॉजिक है, बहुत हद तक ये स्ट्रेट लाइंस के जैसा ही लगेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले कॉन्सेप्ट। ये आप जो देख रहे हो, ये एक इलस्ट्रेशन है। मान लीजिए ये हमारी लाइन है L और ये हमारा दिया हुआ पॉइंट था, तो हमें इस पॉइंट का कभी कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि उस पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे और वो परपेंडिकुलर लाइन पे जाके जहां भी मीट करेगा वो पॉइंट को कहा जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और दूसरा आता है इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट का फंडा बेटा कुछ ऐसा होता है, जैसे फिजिक्स में अपन प्लेन मिरर में पढ़ते हैं ना, कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से, इमेज भी उतना ही दूर होगा मिरर से ऑन द अपोजिट साइड। तो अगर ये चीज ए डिस्टेंस की दूरी पे है तो इमेज जो होगा वो इधर होगा, जैसे देख पा रहे हो ए का इमेज है A' और वो लाइन से उतना ही डिस्टेंस नीचे की दूरी पे है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बच्चों सेम होगा, P हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं इसको शॉर्ट में अभी यहाँ पे FOP लिखता हूं, ठीक है, FOP स्टैंड्स फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे इमेज की बात की गई है। कभी भी इमेज का सवाल हो तो पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज टू राइट फाइंड FOP, ठीक है। पहला टारगेट क्या होगा? फाइंड FOP, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए जैसे यहां पर यही है आपका 1,0,3, ठीक है, और ये जो x1 डैश y1 डैश और z1 डैश दिया हुआ है, यही क्वेश्चन ने अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? हमारे यहां पे जो पहला स्टेप होगा दैट इज राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P with the help of इक्वेशन ऑफ L। लाइन की तो इक्वेशन क्वेश्चन ने दे रखी है, तो हमारा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो लाइन के ऊपर का ही तो कोई पॉइंट होता है, तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन हमको लिखनी पड़ेगी यहां से,
ठीक है, आइए तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये हो जाएगा ठीक है, ये आ गई लाइन की इक्वेशन। अब हम ही क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसी को मान लेंगे इक्वल टू कोई पैरामीटर, मान लो लैम्डा, तो यहां से हम पॉइंट लिख लेंगे। अब वही पॉइंट क्या हो जाएगा, तो वही पॉइंट हो जाएगा जैसे पॉइंट P है वहां पे, दैट विल बिकम लैम्डा प्लस 4 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा -2 लैम्डा प्लस 1। और अब अगला काम क्या करना है अपने को, अगला काम करना है ये मैंने स्टेप ए लिखा था, अब आइए स्टेप बी दिखाता हूं। तो स्टेप बी हो जाएगा राइट डी आर ऑफ, राइट डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। किसका डायरेक्शन रेशियो, तो उस डायग्राम के हिसाब से देखिए एपी का। ओके, अब ए पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन ने दे रखा है, पी पॉइंट हमने लिख लिया, तो वो कितना हो जाएगा डी आर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन, तो वो बन जाएगा लैम्डा प्लस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा -2 लैम्डा प्लस 1 -3 करेंगे तो बन जाएगा -2 लैम्डा -2। ठीक है, तो ये आ गया ये बच्चों। स्टेप नंबर, अगला स्टेप क्या होगा यहां पे, अगला स्टेप हो जाएगा AP इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, है ना। क्योंकि हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही देख रहे थे, तो हमारा AP जो होगा वो लाइन पे परपेंडिकुलर जाएगा। और क्योंकि AP अपना लाइन पे परपेंडिकुलर जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और लाइन के जो वेक्टर्स होंगे उनका डायरेक्शन रेशियो, मतलब मोटा मोटी ये कह लीजिए जैसे आज की क्लास का जो तीसरा क्वेश्चन था जहां पर एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट लगा था, कुछ वैसा ही। ठीक है, तो हम दोनों के डीआर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 7 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -2 लैम्डा -2, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब लैम्डा को पकड़ लो, तो यहाँ पे 1 लैम्डा है, यहाँ 4 लैम्डा, तो हो गया बच्चों 5, और वहाँ पे भी 4 लैम्डा, तो 9 लैम्डा हो गया। इधर कॉन्स्टेंट्स को पकड़ो तो 3 हो गया, यहाँ पे 14 तो हो गया 17, और यहाँ पे हो गया 4 तो हो गया 21। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई -21/9, जो कि बन गया -7/3। ठीक है, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। और जब लैम्डा की वैल्यू -7/3 आ गई, तो अब इसी लैम्डा की वैल्यू को क्या करेंगे अपन, ये हमारा एक तरीके से इसकी मदद से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को लिख पाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। अब देखिए लैम्डा इधर है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इधर है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और पॉइंट P लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा -7/3 + 4, तो मतलब एलसीएम 3 का आएगा, तो हो जाएगा 12 - 7, 12 - 7 हो गया 5/3। अगला यहाँ पे रखोगे तो फिर से 3 का एलसीएम होगा, तो बनेगा 21 -14 तो बनेगा 7, 7/3। और लास्ट वाले में हो जाएगा ये हो गया 14/3, 14/3 + 1 तो 17/3। ठीक है, तो बच्चों इससे पॉइंट P मिल गया। पॉइंट P क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ पे क्या लॉजिक देंगे कि हमारा जो इमेज है A', वो A' और A का मिड पॉइंट पे आता है P। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ A क्या था 103 एंड A'। A' हमारा इमेज था,
अल्फा बीटा गामा। तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला की मदद से क्या कहेंगे कि जो 5/3 है जो कि हमारा पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों का एवरेज होगा, तो 1 + α/2, कॉमा इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा, तो 0 + β/2, कॉमा और सेम गोज फॉर z कोऑर्डिनेट, सो 17/3 = 3 + γ/2। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 3 हो जाएगा 7, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 7, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 14, 14/3 हो जाएगी बच्चों, है ना, और ये 7/3 दिख रहा है। और यहाँ करेंगे तो हो गया 34, 34 - 9, 34 - 9 दैट इज 25, 25/3। एंड क्वेश्चन ने पूछा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये बन गया 7/3 + 14/3 + 25/3। एलसीएम 3 बनेगा, ऊपर आ जाएगा 25 + 14 + दिस, तो 39 + 7, ये हो गया 46। तो 46/3 बिकम्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आया? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, राइट बच्चों? इनफैक्ट इस तरीके के ये सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं आज से कुछ साल पहले बोर्ड्स में भी आते थे और अभी भी आ सकते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। पहले आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखोगे विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर, फिर आप इसका डी लिखोगे, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इनके डी का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 होगा, वहाँ से लैम्डा मिलेगा, लैम्डा मिल जाएगा तो पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा तो फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, आइए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो ये यहाँ लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन अलोंग दिस लाइन। ये कैसा है? ये कह रहा है कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन उसने कहा नहीं, परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, आपको एक दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में निकालना है। आइए मैं जरा ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। लेट्स से बच्चों दिस वाज लाइन 1, तो मैं यहाँ पे एक लाइन 1 ड्रॉ करता हूँ। ओके, लेट्स से दिस इज लाइन 1 एंड ये पॉइंट है, इसे मैं पॉइंट P बोल देता हूँ, इसे मैं पॉइंट P बोल देता हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे पॉइंट P रखा 7, 10, 11। अब ये एक दूसरी लाइन है, तो लेट्स टेक इट एज लाइन 2। अब लाइन 2, एक काम करता हूँ मैं, लाइन 2 को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है, तो दिस इज लेट्स से लाइन 2। अब लाइन 2 का जो डायरेक्शन है, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको पॉइंट का भी डिस्टेंस इससे निकालना है उसी डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको ड्रॉ करते हैं इसी के पैरेलल में कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये कहने के लिए इसके साथ पैरेलल होगा, और ये कहाँ पे मीट किया? मान लीजिए ये मीट किया है Q पॉइंट पे। अब आपको यही PQ क्वेश्चन ने कैलकुलेट करने के लिए दिया है। समझ आया? सिमिलर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस में भी आप लोग किए होंगे जेई में। सो अब पहला टारगेट क्या होगा बेटा? यहाँ पे फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड दिस पॉइंट Q। अब ये पॉइंट Q कहाँ पे है? ये पॉइंट Q लाइन के ऊपर आ रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे? हम पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? Q लिखना, Q का कोऑर्डिनेट लिखना। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा लैम्डा + 4, 4, 3 लैम्डा + 2। अब मुझे यही लैम्डा निकालना है बेटा। अभी लैम्डा कैसे निकलेगा सोचो। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 होगा फाइंड लैम्डा। अब क्योंकि लैम्डा एक अननोन है तो एक इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन कैसे बनेगा? तो लॉजिक हम ये कहेंगे कि PQ जो है इट इज पैरेलल टू लाइन L। PQ क्या है? पैरेलल टू लाइन L2 है बच्चों। तो अब मैं इस लॉजिक को कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ? बहुत तरीके हैं। अगर मैं चाहूँ तो PQ का DR लिख लेता हूँ और कहूँगा कि PQ का जो DR होगा वो इसके DR के साथ क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। करेक्ट? तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि DR of PQ should be
proportional should be proportional to dr of L2। तो बेटा L2 का पहले PQ का लिख लेते हैं, तो 7 माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस कर लो, तो बन जाएगा लैम्डा -3, फिर 4 माइनस 10 हो जाएगा -6, उसके बाद 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस ये करेंगे तो 3 लैम्डा -9 होगा। नीचे आ जाएगा लाइन 2 का, लाइन 2 ये रहा, इसके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो होते हैं वेक्टर के डीआर्स, है ना, तो 2 3 6। अब मुझे लगता है कि आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे हो कि यहाँ से लैम्डा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मेंटली तक किया जा सकता है। अगर मैं इन्हीं को पकड़ूं, यहाँ पे अगर कैंसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे काटेगा -2 बनेगा, ये इधर जाएगा तो आपका -4 होगा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से बच्चों, लैम्डा की वैल्यू -1 आते हुए दिख रही है। और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू -1 आते हुए दिख गई तो अब आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, देयरफॉर आपका ये पॉइंट बन गया -1 रखिएगा वहाँ पे, तो बनेगा 3, 4, -5, सॉरी -3 + 2 दैट विल गिव यू -1। और अब हम PQ का डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे तो 7 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, 10 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर, एंड 11 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा 12 स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो गया, 16 + 36 + 144, तो ये हो गया 52, ये बन गया 196, 196 हो गया तो ये बन गया 14, और यही था बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आपको प्रोसेस पता चल गया होगा। आई होप आपको मजा आया होगा बच्चों। दिस वॉज द सीरीज, दिस वर द क्वेश्चंस जिस पे आपको फोकस रखना चाहिए फॉर द अपकमिंग JEE Main 2026। मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड thank you everyone. Thank you for joining the session. Stay tuned to complete the series. प्लीज सारी सीरीज को कंप्लीट करिएगा, बिकॉज तभी जाकर आप अपने रैंक को बूस्ट कर पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।